हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग समझने जा रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि दिया गया था हेनरी फेयोल साहब के द्वारा। पिछले के 3 वीडियो में स्टूडेंट हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का हिस्ट्री क्या था, टेलर साहब का मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, देन हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हमने लास्ट के वीडियो में देखा था एन आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीन्स उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना था वो किस प्रकार से हुआ। उन सारी चीजों को हमने 3 वीडियो में डिस्कस किया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट, उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया उस पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले इस 14 प्रिंसिपल्स को। तो स्टार्ट करते हैं, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर है क्या? हेनरी फेयोल इज क्लेम्ड टू बी द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का जो रियल फादर, जो जनक बोला जाता है, वो किसे माना जाता है? हेनरी फेयोल को माना जाता है। अब हेनरी फेयोल थे कौन? ही वॉज अ फ्रेंच मैन बोर्न इन 1841। वो एक फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी व्यक्ति थे और उनका जो जन्म है 1841 ईस्वी में हुआ था। एंड वॉज वर्किंग एज एन इंजीनियर विथ अ माइनिंग कंपनी, और वो एक माइनिंग कंपनी यानी जो खुदाई का काम करती है भूमि में, उसके साथ एज ए इंजीनियर के पद पे क्या थे? कार्यरत थे। ही इम्प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ द कंपनी फ्रॉम वर्चुअल बैंकरप्सी टू हाई सक्सेस। उन्होंने अपने कंपनी को एक तरह दिवालियापन से, यानी वर्चुअल बैंकरप्सी का मतलब हुआ कि अभी हुआ नहीं है दिवालियापन, लेकिन होने वाला, एक तरह से आभासी दिवालियापन से उन्होंने उस कंपनी को हाई सक्सेस यानी सफलता के मार्ग पे ले गए। तो किस प्रकार से ले गए? उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, यानी कि ये जो उन्होंने किया अपने कंपनी के साथ, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पे उन्होंने कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया, इंडस्ट्री के लिए कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया। He brought out some 14 basic management principles। वो 14 बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लेकर आए, which he felt could be used in all management situations irrespective of the organizational framework। जैसा वो सोचते थे कि इस बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो 14 बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इसका यूज किसी भी मैनेजमेंट सिचुएशन में किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फेयोल बिलीव्ड बाय फोकसिंग ऑन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस he could minimize misunderstandings and increase efficiency in organizations। हेनरी फेयोल ऐसा बिलीव करते थे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल फंक्शन होता है, यानी जो मैनेजर का टास्क होता है, उस पे अगर हम फोकस करें, उसको अगर हम बेहतर बनाएं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर सकते हैं और इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं। वो अपने बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि पब्लिश्ड हुआ था फ्रेंच में 1916 में एंड देन लेटर उसे इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया 1941 में, उसमें वो कहते हैं अपने थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट which he believed could be applied to administration of myriad industries। यानी कि ऐसा उनका मानना था कि ये जो थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, ये अप्लाई किया जा सकता है myriad इंडस्ट्रीज, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना। myriad यहाँ कहने का तात्पर्य हो गया कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, असंख्य इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग इस थ्योरी के बेसिस पे लेकर चल सकते हैं, यानी कि हम उनके मैनेजमेंट पे इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर वो 14 जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन थे, आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। सो द 14 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, ये 14 बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन, कार्य का विभाजन सिद्धांत जिसे हिंदी में बोला जाता है। बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उस दोनों के बीच में संतुलन को बनाना। डिसिप्लिन, इसका मतलब आप सारे लोग जानते हैं, अनुशासन। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो कमांड है, आदेश है, उसका यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्टर है, डायरेक्ट कर रहा है मैनेजरियल पोजीशन पे, उसमें यूनिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 लोग डायरेक्शन दे रहे हैं,
ठीक है, तो हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप लोग सारे प्रिंसिपल्स को नेम से पहचान लीजिए। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है आपका वो हमेशा सबऑर्डिनेट होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट को हमेशा ज्यादा महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स वह पारिश्रमिक जो दिया जाता है किसी भी सर्विस या टास्क के बदले में। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। स्केलर चेन यानी कि जो आदेश है उसका एक तरह से श्रृंखला। ऑर्डर, यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर जो स्टूडेंट ये आदेश देने वाला ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर से तात्पर्य है सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी चीजों को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित ढंग से रखना। नेक्स्ट है आपका इक्विटी यानी कि इक्वल। और नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि किसी भी कर्मचारी का जो कार्यकाल है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव यानी कि पहल करना। एंड लास्ट है आपका स्पिरिट डी क्रॉप्स यानी कि टीम स्पिरिट की भावना, एकता की भावना, कोऑपरेशन की भावना। तो बारी बारी से हम लोग इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क आपका क्या कहता है स्टूडेंट, डिवाइडिंग द फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन among individuals and creating departments is called the division of work, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है उसको क्या करना, इंडिविजुअल्स के बीच में डिवाइड कर देना, यानी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में डिवाइड कर देना और डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये आपका सर्विसिंग का डिपार्टमेंट है, या ये एक तरह से सेल का डिपार्टमेंट है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को क्रिएट करना, विभाग को बनाना ही क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज कार्य विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब हम वर्क का डिवीजन करते हैं तो यहां से क्या होता है, ये स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करता है। अलग अलग स्पेशलाइज्ड हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है प्रोडक्शन के लिए, ये दूसरा स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो कि ये टास्क करेगा। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में खुश है, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, और जब हम स्पेशलाइज्ड कर देते हैं ग्रुप को, यानी कि उस ग्रुप के जो भी एम्प्लॉइज होंगे, उस डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉइज होगा वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट के टास्क को ही परफॉर्म करेगा, उसे दूसरे टास्क से कोई मतलब नहीं है, दूसरे टास्क का उसे हैक्टिक नहीं लेना है। इससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। एंड जैसे ही इफिशियंसी बढ़ेगा विच रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी, उनके एम्प्लॉइज का इफिशियंसी बढ़ेगा, वो और अच्छे से टास्क को परफॉर्म करेंगे, बेस्ट वे में और बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादक क्षमता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हुआ आपका स्टूडेंट डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट। हमारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो मिलते रहे। इस वीडियो के बाद स्टूडेंट आपका जो सेकंड यूनिट है मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें एक वीडियो यानी कि आपका एक टॉपिक और बच जा रहा है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ये खैर बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है आपका बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करके रखना। फयूल साहब क्या कहते हैं कि अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो आपके पास अधिकार दिए हुए हैं, आपको जो अधिकार प्रदत्त किए हुए हैं, और जो आपके पास जिम्मेदारी है, आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिल गया है, बहुत ज्यादा पावर मिल गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कुछ है ही नहीं,
या ऐसा है कि आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड ही नहीं किया गया है मैनेजमेंट के ऊपर से, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल साहब के द्वारा उनके अनुसार देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। द राइट टू गिव ऑर्डर्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि द राइट टू गिव ऑर्डर्स, आदेश देने का जो राइट है, जो अधिकार है, शुड नॉट बी कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी के बिना उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ अधिकार है आदेश देने का और आप जिम्मेदारी से मुकर जाएं, आप अपनी जवाबदेही से हट जाएं, नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, तब आपके पास ये राइट आता है कि आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। सो यहाँ पे बैलेंस करने से तात्पर्य है वो क्या है? देखिए, अगर अथॉरिटी हम लोगों के पास ज्यादा हो जाए, यानी कि जो भी हम लोगों के पास है, जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, उनके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाए देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन चांसेस आर दैट अ मैनेजर में मिसयूज इट। तो ऐसा चांस बन सकता है कि अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का कोई मैनेजर क्या करे? दुरुपयोग करे, गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके पास आपने बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कुछ है ही नहीं, उसकी कुछ जवाबदेही है ही नहीं। ठीक है, यही अगर उसके उलट हो जाए, यानी कि इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी देन ही मे फील फ्रस्ट्रेटेड। ऐसा हो जाए कि आपने बहुत ज्यादा उसको हैक्टिक दे दिया, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से करने के लिए आपने उसको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड ही नहीं की। ठीक है, यानी कि आपने उसको कुछ अधिकार दिए ही नहीं, आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पकड़ा के रखा है, तो यहां पे क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट फील करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये हुआ कि अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी अथॉरिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ना ही अथॉरिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, दोनों मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। आई होप आप लोग स्टूडेंट सेकंड प्रिंसिपल को भी अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग अब थर्ड प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं, जो कि है आपका डिसिप्लिन। नाउ डिसिप्लिन का सिंपल सा हिंदी अर्थ है क्या? अनुशासन, अनुशासन में रहना, या ऐसा भी हो सकता है कि अनुशासन में आपको रखना। सो आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन अ फर्म एंड इट्स एम्प्लॉयज। देखिए, डिसिप्लिन क्या है? एक आउटवर्ड मार्क है, एक हम लोग कर सकते हैं एक प्रकार से ये चिन्ह है ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट करने का, इन अकॉर्डेंस विथ फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन अ फर्म एंड इट्स एम्प्लॉयज। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में ये औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से, ये क्या है? रिस्पेक्ट करने का एक चिन्ह है, आउटवर्ड मार्क है क्या? डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन मीन्स क्या? रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, जो भी विनियम है, उसका क्या करना? रिस्पेक्ट करना, आदर करना ही क्या है? डिसिप्लिन है, अनुशासन। अब डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है और इट मे बी इनफोर्स्ड डिसिप्लिन, यानी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई सेल्फ डिसिप्लिन हो, यानी कि आत्म अनुशासित हो, खुद वो अनुशासन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्फोर्स्ड कर सकती है डिसिप्लिन में रहने के लिए, और ऐसा करना भी चाहिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को, कि अगर उसके एम्प्लॉयज डिसिप्लिन में नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो क्या करे? उस एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन में रहना सिखाए। ठीक है, क्योंकि एक डिसिप्लिन रहने से क्या होता है? डिसिप्लिन अगर सारे एम्प्लॉयज हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो स्लैकिंग और बेंडिंग ऑफ रूल्स नॉट अलाउड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्लैकिंग एक प्रकार से आप बोल सकते हैं छूट देना, है ना, रियायत देना, या बेंडिंग ऑफ रूल्स, किसी तरह से रूल्स के साथ खिलवाड़ करना, एक तरह से कर सकते हैं तोड़ मरोड़ करना, ये सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं होता है। यानी कि रूल्स सारों के लिए सेम होना चाहिए।
चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसिप्लिन होगा वो सभी के लिए एक समान रहना चाहिए। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई आप जो है इसके बेटे हैं, इसके लड़के हैं, तो आपको जो है डिसिप्लिन में छोड़ दिया जाता है, आप विदाउट ड्रेस आइए, कुछ भी फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो स्लैकिंग और बेंडिंग ऑफ रूल्स नॉट अलाउड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so the workers must respect the rules that run the organization. so workers को क्या चाहिए कि वो उन rules को respect करे जो कि organization को run करते हैं। to establish discipline यानी कि अनुशासन को establish करने के लिए, स्थापित करने के लिए good supervision and impartial judgment are needed. डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने के लिए गुड सुपरविजन, एक अच्छे सुपरवाइजर की जरूरत है, यानी कि एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है। एंड इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड, और साथ साथ क्या स्टूडेंट, इम्पार्शियल जजमेंट यानी कि निष्पक्ष निर्णय लेने की भी जरूरत है। तो आई होप स्टूडेंट आपको थर्ड प्रिंसिपल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की ओर। तो फोर्थ प्रिंसिपल है आपका स्टूडेंट यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि कमांड देना, जो भी आदेश दिया जा रहा है यूनिटी होना चाहिए। मींस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए सबऑर्डिनेट दैट इज एम्प्लॉय मस्ट हैव एंड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर दैट इज बॉस और मैनेजर। यानी कि एक एम्प्लॉय का केवल और केवल एक ही बॉस या दूसरे शब्दों में मैनेजर या दूसरे शब्दों में सुपीरियर हम लोग कह सकते हैं होना चाहिए। यानी कि एज अ एम्प्लॉय हमें सिर्फ एक व्यक्ति से ही कमांड मिलना चाहिए, वही व्यक्ति हमें सिर्फ आदेश दे सकता है। ऐसा नहीं हो कि 50 आदमी क्या कर रहा है, कोई कर रहा है कि तुम ये करो, कोई कर रहा है तुम ये करो, तो ऐसे में क्या होगा कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि हम इसके बात को माने या इसके बात को माने। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉय का, हर एक सबऑर्डिनेट का क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक बॉस या मैनेजर होना चाहिए, और उसे उसी बॉस या मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए। टू पुट इट अनदर वे, दूसरे तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉय है वो केवल एक ही सुपीरियर के पास अपने रिपोर्ट को सबमिट करेगा, यानी जो भी उसने टास्क किया है वो उस सुपीरियर के पास सबमिट करेगा, बॉस के पास। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डुअल सबऑर्डिनेशन। ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये डुअल सबऑर्डिनेशन से प्रिवेंट करता है, यानी जो दोहरी अधीनता होती है, हिंदी में इसे बोलते हैं, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दिस डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन। ये डुअल सबऑर्डिनेशन के पॉसिबिलिटीज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन फंक्शंस ऑफ मैनेजर, जो कि डुअल सबऑर्डिनेशन क्या कर रहा था, मैनेजर्स के फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया कि एक सबऑर्डिनेट का क्या है स्टूडेंट, दो मैनेजर है या एक से ज्यादा मैनेजर हम लोग कर सकते हैं। वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सबऑर्डिनेट के पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो आखिर किसके कमांड को फॉलो करे। तो यहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन आ जाता है और इस डुअल सबऑर्डिनेशन को डिक्रीज कर देता है, या बोले तो पूरी तरीके से खत्म कर देता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो आई होप आपको फोर्थ प्रिंसिपल स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर, जो कि कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी जो आपको डायरेक्शन दिए जा रहे, जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे, वो भी आपको क्या होने चाहिए, एक तरह से एक वे में मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे हम पढ़ते हैं इसे, वन हेड, ध्यान से पढ़िए, वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कि किसी सेम ऑब्जेक्टिव, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है एक सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए एक हेड होना चाहिए। वन हेड करने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्टर एक होना चाहिए, एंड वन प्लान, और उसके लिए एक योजना होनी चाहिए, एक प्लान होनी चाहिए। आगे बात समझ में, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को जब हम अचीव कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वो सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो हम किसी सिंगल ऑब्जेक्टिव या सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं,
उसके लिए केवल एक प्लान होना चाहिए और एक हेड से तात्पर्य है कि जो भी डायरेक्टर या मैनेजर हो वो एक होना चाहिए। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज विच हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या कि सारे एक्टिविटीज जिसका कि सेम ऑब्जेक्टिव हो मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, वो सिर्फ एक मैनेजर के द्वारा क्या होगा, डायरेक्ट किया जाएगा, दिशा निर्देशित किया जाएगा। एंड ही मस्ट यूज वन प्लान, और वो केवल एक ही प्लान का यूज करेगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। So he must use only one plan for all the marketing activities। जैसे कि वह क्या करेगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहा है तो सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए केवल एक प्लान का यूज करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स द एवरी वर्कर्स वर्किंग फॉर सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी गाइडेड इन द सेम वे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी जो कि किसी सेम ऑब्जेक्टिव, किसी सेम गोल को अचीव करने के लिए टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मस्ट बी गाइडेड इन सेम वे, उसे एक ही वे में, एक ही तरह से, समान तरह से क्या किया जाएगा, उसे दिशा निर्देशित किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। आई होप आप लोग फिफ्थ प्रिंसिपल स्टूडेंट दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हम लोग मूव करते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ओर, जो कि है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत आपका जो हित है, वो सबऑर्डिनेट रहना चाहिए, उसे कम महत्व दिया जाना चाहिए एज कंपेयर्ड टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप शुड नॉट प्रिवेल ओवर द जनरल गुड। यानी कि किसी एक व्यक्ति का हित या किसी एक ग्रुप का, एक समूह का जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो जनरल गुड यानी कि सामान्य हित के ऊपर प्रिवेल नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि इसका मतलब यही है कि व्यक्तिगत हित या समूह का हित जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसे कम महत्व दिया जाएगा एज कंपेयर्ड टू जनरल जो इंटरेस्ट रहेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर लें, so the individual interest should be given less importance, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, while the general interest should be given the most importance, जनरल जो इंटरेस्ट होगा उसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हेनरी फेयोल साहब के द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, so the interest of the organizational goal should not be sabotaged by the interest of an individual or on the group। किसी एक इंडिविजुअल के हित के लिए या किसी एक ग्रुप समूह के हित के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कम नहीं करना चाहिए। ये कहता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। आई होप आप इस पॉइंट को, इस प्रिंसिपल को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे स्टूडेंट। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो काइंडली, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं, जो कि है हमारा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का सीधा सा हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कि पारिश्रमिक, यानी कि परिश्रम करने के बाद जो हमें मिलता है वेतन के रूप में या एक तरह से छोटा सा जो रकम मिलता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में कि रिम्यूनरेशन इज द प्राइस फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, यानी कि जो सेवाएं हमने प्राप्त की है, प्राप्त की गई सेवाओं के लिए दिया गया प्राइस ही क्या है, रिम्यूनरेशन। आगे फिर से मैं बता दे रहा हूं, रिम्यूनरेशन इज द प्राइस फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, प्राप्त की गई सेवाओं के लिए दिया गया मूल्य ही क्या है, पारिश्रमिक है। एकदम अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे आके रिम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है रिम्यूनरेशन क्या है, लेकिन इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या यहाँ पे तात्पर्य। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल साहब क्या कहते हैं कि पे शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड द फिर्म। जो भी फिर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी उसके एम्प्लॉय है, उसको जो भी मिल रहा है एक तरह से वेतन कर सकते हैं या रिम्यूनरेशन जो भी पारिश्रमिक मिल रहा है वो फेयर होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, वो
इनफ होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड नहीं हो, वो सैड रहे, वो फ्रस्ट्रेट फील करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इफिशिएंट एम्प्लॉयज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, देन इट शुड हैव अ गुड रिम्यूनरेशन पॉलिसी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट एम्प्लॉय चाहती है, यानी कि कुशल कारीगर चाहती है, एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है वो चाहती है, देन इट शुड हैव अ गुड रिम्यूनरेशन पॉलिसी, तो उनका एक अच्छा पारिश्रमिक नीति होना चाहिए। ठीक है, दिस पॉलिसी शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। ये पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी मोस्ट सेटिस्फैक्शन यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये दे सके, सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वो खुश होता है ना, उसे काम करने में मन लगता है। अब आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बोले काम करने के बाद कि अब आपको क्या है जी, इसका पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या होता है कि एक तरह से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, वो निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो आगे काम करेगा तो उसे मन नहीं लगेगा करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रिम्यूनरेशन पॉलिसी पहचान है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो इट शुड इंक्लूड बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी जो रिम्यूनरेशन है इसमें फिनेंशियल दैट इज वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों इंसेंटिव शामिल है। अब ठीक है, फिनेंशियल तो हम लोग समझ रहे हैं कि मनी दिया जाएगा, लेकिन नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होगा सर? तो आइए देखते हैं। कंपनसेशन शुड बी बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी ऐसे इंप्लॉइज हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में तो जो कि एवरेज से एबव, यानी कि वो एवरेज इंप्लॉय से एबव रहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, कंपनसेट किया जाना चाहिए, उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग जो आपका 7th प्रिंसिपल था रिम्यूनरेशन, इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसकी ओर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट हेनरी फेउल साहब के द्वारा 8th प्रिंसिपल, वो कहा गया है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का सीधा सा हिंदी में शाब्दिक अर्थ है केंद्रीकरण। मीन्स सारा चीजों का जो भी आपके पास मटेरियल है, रिसोर्सेस है, उसका केंद्रीकरण कर देना, यानी कि सेंट्रलाइज्ड जो पावर होगा वो फ्यू हैंड्स में आ जाएगा, कुछ हाथों में ही सीमित रहेगी। तो यहाँ पे आखिर इससे मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हेनरी फेउल साहब ने दिया मैनेजमेंट में, उससे क्या तात्पर्य? तो आइए हम लोग समझते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन, अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो द अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड ओनली इन अ फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी होता है, जो पावर होता है, वो कुछ हाथों में ही सीमित रह जाती है ना। हाउएवर इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो वितरित हो जाता है प्रत्येक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, इधर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो उसके पास तो अथॉरिटी होता ही होता है, जो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा उसके पास भी अथॉरिटी, एक तरह से सेम लेवल में अथॉरिटी को डिवाइड करके वितरित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। So no organization can be completely centralized or decentralized. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन completely centralized या completely decentralized नहीं हो सकती है। मीन्स क्या, if there is complete centralization, अगर पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया जाए चीजों को, यानी केंद्रीकरण कर दिया जाए, then the subordinates will have no authority power to carry out their responsibility, that is duty. अगर पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, केंद्रीकरण कर दिया जाता है, तो सारा जो पावर होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आ जाएगा। ठीक है, जो अथॉरिटी होगा सारा का सारा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आ जाएगा,
तो जो नीचे का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बच गया, जो सबऑर्डिनेट्स हो गया, उनके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनके पास जिम्मेदारी है, वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाए। आखिर जब किसी के पास जिम्मेदारी है तो उसके पास कुछ अधिकार भी होना चाहिए, जो कि अभी हमने पढ़ा, अभी तुरंत हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा स्टूडेंट, उसमें हमने क्या देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में एक बोला जाए तो संतुलन होना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है सेंट्रलाइजेशन में। सिमिलरली इसी तरह अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, यानी कि इफ देयर इज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन then the superior will have no authority to control the organization। इसी प्रकार से अगर हम पूरी तरीके से चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दें, विकेंद्रीकरण कर दें, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो क्या करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट तक डिवाइड करके बांट दे, तो क्या होगा कि सुपीरियर के पास अथॉरिटी नहीं बच पाएगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि सेम एक तरह से बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है और सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी अगर हमारा लो लेवल मैनेजमेंट के भी पास हो जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपका कंट्रोल नहीं कर पाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे एक तरह से बात क्या हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या होना चाहिए, एक तरह से ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए कि वो कंट्रोल कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, ना ही हमें चीजों को सेंट्रलाइज कर देना है पूरी तरीके से कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स हो जाए वो एकदम पूरी तरीके से बाहुबली हो जाए, या ऐसा भी नहीं कर देना है कि सब समझने लगे भाई जो तुम है वो तो हम भी हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी क्या, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। मीन्स क्या, द डिग्री टू विच सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन should be adopted depends on a specific organization। यानी कि किस हद तक सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किया जाएगा वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का। यानी कि अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ परसेंटेज होंगी, एक तरह से बोल सकते हैं कुछ हद तक सेंट्रलाइज्ड होगा, कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज्ड होगा। यानी कि ऐसा कि मैनेजर्स शुड रिटेन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजर्स हो उनके पास फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अथॉरिटी हो, अधिकार हो। मीन्स जो अंतिम निर्णय होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही मान्य होगा। इस प्रकार से हमें चीजों को सेंट्रलाइज करना है, मगर साथ ही साथ हमें क्या करना है, शुड गिव सबऑर्डिनेट्स इनफ अथॉरिटी टू डू द टास्क सक्सेसफुली। हमें इस तरह से चीजों को डिसेंट्रलाइज्ड भी करना है कि जो सबऑर्डिनेट्स हो उनके पास इनफ अथॉरिटी हो, उनके पास इतना पावर हो कि वो अपने टास्क को, अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आगे बात समझ में, तो आई होप आपको जो 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था डेट इज सेंट्रलाइजेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या करना है, बैलेंस करना है, ना ही पूरी तरीके से चीजों को केंद्रीकृत करना है, ना ही विकेंद्रीकृत करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, जो कि है आपका स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या है स्टूडेंट, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि कमांड का चेन है ना, यानी कि बोल सकते हैं आदेश की श्रृंखला। सो द चेन ऑफ कमांड, यस बिल्कुल, समटाइम्स कॉल्ड द स्केलर चेन, चेन ऑफ कमांड यानी कि आदेश की श्रृंखला, जिसे स्केलर चेन भी कहा जाता है, इज द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है, अथॉरिटी का, यानी कि किसके पास कितना पावर है, इसका एक फॉर्मल लाइन है, एक औपचारिक रेखा है, कम्युनिकेशन का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, यानी कि किस लेवल के पास कितना अथॉरिटी है, ये हम स्केलर चेन को देखकर, यानी स्केलर चेन सीधा हो गया कि ये कुछ एक तरह से फिजिकल चीज नहीं होगा, तो जो भी हो हम लोग इसे देख सकते हैं स्केलर चेन को। ये एक तरह से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी होगा, जो कम्युनिकेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन आपका जो फ्लो होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होगा, वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कितना होगा, ये स्केलर चेन बताएगा। सो द चेन ऑफ कमांड इज यूजुअली डिपिक्टेड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। यस देखिए,
इसे जो चेन ऑफ कमांड होता है इसे बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के माध्यम से, विच आइडेंटिफाइज द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि सुपीरियर यानी जो मैनेजर है और जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज है उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है उसको बताता है। और या हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कैसे कैसे डिक्रीज होता है ना। टॉप लेवल के पास ज्यादा पावर होता है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ये बताता है आपका स्केलर चेन। ठीक है, दिस चेन इंप्लीमेंट्स द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। जो स्केलर चेन है ये क्या करता है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है, यानी इसे एक्चुअली में क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में लागू करता है। कैसे, हमने पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक ही बॉस से क्या मिलना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं आगे, एंड अलाउज द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होगा वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में फ्लो होगा। यानी पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि क्या करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का हमने वर्क पढ़ा था, वो क्या करती है, डिसाइड करती है, डिसीजन मेकिंग का काम। वो फिर अपने जो सबऑर्डिनेट मैनेजर होते हैं उनको देती है, फिर वो इंफॉर्मेशन जाता है नेक्स्ट लेवल जो ब्रांच मैनेजर होता है, फिर एम्प्लॉइज के पास। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है और ये ऑर्डरली फ्लो हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, स्केलर चेन के कारण हो रहा है। तो आखिर ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को कैसे इंप्लीमेंट करता है, थोड़ा सा एक पॉइंट इसे हम लोग समझ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट, कि द इंस्ट्रक्शंस फ्लो डाउनवर्ड अलोंग द चेन ऑफ कमांड। जो इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड के डाउनवर्ड होना चाहिए। यानी कि हमने जैसा आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग का काम हो गया। अब वो जो उन्होंने डिसीजन मेकिंग का काम किया वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे, सबऑर्डिनेट ब्रांच मैनेजर या जो भी क्षेत्रीय अधिकारी हो उनको देंगे, वो अपने एम्प्लॉइज को देंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है। एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। जो अकाउंटेबिलिटी होगा, जो जिम्मेदारी होगा वो अपवर्ड फ्लोज होगा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे उनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगा, है ना। और जो एक तरह से एम्प्लॉय होगा उसके पास कुछ खास जिम्मेदारी नहीं होगा, उसे बस अपने टास्क को परफॉर्म करने से मतलब है। सो मोर क्लियर कट द चेन ऑफ कमांड, द मोर इफेक्टिव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ग्रेटर द इफिशियंसी। जितना एक तरह से कह सकते हैं क्लियर कट बोलने का मतलब स्पष्ट, हाँ, मतलब जितना आपका चेन ऑफ कमांड क्लियर कट होगा यानी स्पष्ट होगा, उतना ज्यादा मोर इफेक्टिव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उतना ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा। एंड द ग्रेटर द इफिशियंसी, और उतना ही अच्छा आपका इफिशियंसी भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का। फिर से इस पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूं, मोर क्लियर कट द चेन ऑफ कमांड, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यानी कि जो चेन ऑफ कमांड है, जो आदेश की श्रृंखला है, वो जितना क्लियर कट होगा यानी जितना पता होगा कि कितना अथॉरिटी किसके पास है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो आदेश है वो ऊपर से नीचे किस प्रकार से आ रहा है, उतना इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का काम होगा और उतना अच्छा इफिशियंसी भी होगा। तो आई होप स्टूडेंट जो आपका ये क्या था, नाइन्थ प्रिंसिपल था, यस नाइन्थ प्रिंसिपल जो था मैनेजमेंट का स्केलर चेन, वो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जो है हमारा ऑर्डर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑर्डर का मतलब आदेश समझ लेते हैं, नहीं। यहाँ जो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हेनरी फेउल साहब के द्वारा, जो 10th प्रिंसिपल ऑर्डर, इसका हिंदी में मतलब है आदेश देना नहीं। यहाँ पे ऑर्डर से तात्पर्य है सुव्यवस्थित तरीके से, यानी कि चीजों को व्यवस्थित करना। डेट इज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ये क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर का एक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स आप लोग कर सकते हैं। इसे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट के 2-3 पॉइंट्स में। सो देयर शुड बी एन ऑर्डर फॉर मटेरियल और थिंग्स एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेस है, आइदर वो थिंग्स हो या वो पीपल हो, यानी कि वो या तो मटेरियल रिसोर्सेस हो या तो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, यानी उनका एक व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर फॉर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। जो ऑर्डर है
जो वस्तु के लिए ऑर्डर है, थिंग्स के लिए ऑर्डर है, उसे मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। एंड ऑर्डर फॉर पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर, और जो पीपल के लिए, जो इंप्लॉइज के लिए ऑर्डर है, उसे क्या बोला जाता है? सोशल ऑर्डर कहा जाता है। मटेरियल ऑर्डर रेफर्स टू ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यहां पे आपको समझना है ऑर्डर को अच्छे से। हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके का ऑर्डर हो सकता है, एक आपका मटेरियल ऑर्डर थिंग्स के लिए, और दूसरा आपका सोशल ऑर्डर दैट इज पीपल के लिए। मटेरियल ऑर्डर से तात्पर्य है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी मटेरियल रिसोर्सेस है, जो भी थिंग्स है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो क्या होना चाहिए? उन सभी के लिए एक प्लेस होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, यानी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक मटेरियल के लिए एक जगह होना चाहिए, व्यवस्थित जगह, पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए कि जो भी कच्चा माल है वो यहाँ पे रखाएगा, ये मटेरियल यहाँ पे रखाएगा, ये इस गोदाम में रखाएगा। एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर एक चीज उसी तरीके से अपनी अपने जगह पे रहना चाहिए। एकदम सही है, स्पष्ट है बातें, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज के लिए एक जगह होना चाहिए, और हर एक चीज उस जगह पे होना भी चाहिए। ठीक है, ये होता है मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या होता है? सोशल ऑर्डर रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द राइट मैन इन द राइट प्लेस, यानी कि सोशल ऑर्डर से क्या तात्पर्य है? द सिलेक्शन ऑफ राइट मैन इन द राइट प्लेस, सही जगह के लिए, या बोले तो सही पद के लिए सही व्यक्ति का चुनाव ही क्या है? सोशल ऑर्डर। यानी कि किस पद के लिए, किस पोजीशन के लिए, किस एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाए, किस व्यक्ति को चयनित किया जाए, ये आपका सोशल ऑर्डर कहता है। आगे ये बात समझ में, ठीक है। So there must be an orderly placement of the resources such as men and women, money, materials, etc. मेन एंड वुमेन, जो भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी मनी है यानी फिनांस है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेस है, उन सभी का एक व्यवस्थित जगह होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मिसप्लेसमेंट विल लीड टू मिसयूज एंड डिसऑर्डर। अगर आप उसे मिसप्लेसमेंट कर देते हैं, यानी कि इधर उधर जिधर तिधर आप रख देते हैं, और एम्प्लॉय के बारे में तो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय जो है उनको व्यवस्थित करना मतलब आप समझ गए कि जैसे देखिए हमारे एम्प्लॉय, क्या कैसे एग्जांपल मैं दूं? हाँ, बेस्ट एग्जांपल कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लिया जाए 100 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उनमें से कई सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि कोई 10th पास किए हुए, कोई 12th पास, कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई बीटेक किए हुए, कोई एमबीए तक किए हुए, पीएचडी भी किए हुए। क्या अगर कोई एमबीए किए हुए व्यक्ति को हम स्वीपिंग एक्टिविटी में लगा सकते हैं? हम अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है हम तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो कल 10 एमबीए किए हुए व्यक्ति आएंगे और मुझे देंगे, ठीक है, खाने पर। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो सोशल ऑर्डर क्या कहता है कि एक व्यवस्थित तरीका क्या कहता है कि द सिलेक्शन ऑफ द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उन 100 एम्प्लॉइज का जो सिलेक्शन है वो किस पोजीशन के लिए करना है, उनको किस टास्क के लिए आपको यूज करना है, वो कहलाता है सोशल ऑर्डर। आगे बात समझ में, मतलब ऐसा नहीं करना है कि किसी एमबीए करने वाले व्यक्ति को आपने स्वीपिंग एक्टिविटी में लगा दिया, और जो 10th पास है या जो एक तरह से बोले कि 7th 8th पास है, आजकल तो सारे लोग 10th पास होते हैं, उनको आपने जो है मैनेजर के पोजीशन पे बिठा दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से हमने आपको बता दिया मटेरियल ऑर्डर भी कि जो भी रिसोर्सेस है वो एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखे होने चाहिए। तो आई होप आपको मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर दोनों समझ में आ गया। अगर आप मिस प्लेसमेंट करते हैं तो ये तो मिसयूज हो जाएगा या चीजें डिसऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझे। मिसयूज करने का मतलब क्या कि वही आपने 10th पास वाले व्यक्ति को मैनेजर के पोजीशन पे रख दिया तो फिर तो मिसयूज होना ही होना है उसे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सारे लोग ऐसे होते, किन्हीं को बुरा नहीं मानना है। ठीक है, मिसयूज करने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग 10th पास होते हैं उनके पास अभी बेसिक नॉलेज होती है, और ये एकदम श्योर है 110% कि जो व्यक्ति ने एमबीए किया हुआ है उसके पास उस पद के लिए सुयोग्य है मैनेजर के लिए, एज कंपेयर टू 10th पास। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो आपका 10th प्रिंसिपल था, डेट इज ऑर्डर। यहाँ पे एकदम आपको इस वीडियो के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर का मतलब है आदेश देना।
ऑर्डर का मतलब है कि चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित करना। आई होप आप लोग बातों को समझ गए हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो कहता है इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, आप सारे लोग जान रहे हैं, इक्वल से बना इक्विटी मतलब समानता। ठीक है, सो व्हाइल डीलिंग विथ द एम्प्लॉइज अ मैनेजर शुड यूज काइंडलीनेस एंड जस्टिस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज इक्वली। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी श्रमिक है, उनसे व्यवहार करते समय एक मैनेजर को चाहिए कि वो दयालुता और साथ साथ में जस्टिस यानी कि एक तरह से निर्णय लेना कर सकते हैं। जस्टिस करना मतलब कि इंसाफ करना, है ना, निष्पक्ष कार्य करना एम्प्लॉइज के प्रति वो इक्वली रखे। यानी कि सारे एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, सभी को वो एक समान रूप से, समान भाव से देखे, किसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करे। सो इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। जो इक्विटी है स्टूडेंट, वो दोनों का काइंडनेस यानी कि दयालुता और जस्टिस यानी कि इंसाफ करना, ये दोनों का संयोजन है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो इट क्रिएट्स लॉयल्टी एंड डिवोशन इन द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के प्रति काइंडलीनेस का भाव रखता है, दया का, करुणा का भाव रखता है, उनको जस्टिस करता है, यानी कि जो भी छोटा मोटा उनका प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, तो एम्प्लॉइज का क्या होता है ना कि एक तरह से वो लॉयल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, और डिवोशन यानी कि वो अपना पूरा समर्पित कर देते हैं, जितना वो अपना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं, बेस्ट एफर्ट लगाते हैं टास्क को परफॉर्म करने में, और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, so the equity principle suggests that the managers must be kind as well as equally fair to subordinates। तो इक्विटी का प्रिंसिपल क्या रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, जो कि फेउल साहब ने दिया है, कि मैनेजर्स को चाहिए कि वह अपने सबऑर्डिनेट्स, वह अपने एम्प्लॉइज के प्रति काइंड हार्टेड हो। ठीक है, और साथ साथ में इक्वली फेयर हो, सबको समान भाव से, समान नजरिए से देखे, किसी में भेदभाव ना करे। आगे ये बात समझ में स्टूडेंट? तो आई होप आपको 11th प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जो 12th प्रिंसिपल है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यानी जो कर्मचारी है उनके कार्यकाल का स्टेबल होना, यानी कि स्थिरता उसमें आना। इससे क्या तात्पर्य है, इसका मोटा मोटी मैं पहले आपको मतलब बता देता हूं कि ये होता है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि जो कंपनी स्विचिंग है वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, खास करके आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को इस पे रोकथाम लगाना चाहिए एक तरीके से, मतलब वो तो ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं कर सकते ना कि नहीं आपको जो है हम अब एक बार हायर कर लिए तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई कर सकते। लेकिन एम्प्लॉइज के प्रति हमने बोला ना काइंड हार्टेड होना चाहिए, उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए, ताकि उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो स्टेबल हो सके। और एक जो एक तरह से बोले सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास स्टेबल कर्मचारी होते हैं, स्टेबल एम्प्लॉइज होते हैं उसके। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ऑल्दो इट कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एम्प्लॉइज नीड टू बी गिवन फेयर इनफ टाइम टू सेटल इनटू देयर जॉब्स। हालांकि ये काफी ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन हर एक एम्प्लॉइज को इनफ टाइम, इनफ फेयर टाइम दिया जाना चाहिए, इतना उनको पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने जॉब में, अपने नौकरी में सेटल हो सके, है ना, अपने नौकरी में बस सके, एक तरह से कर सकते हैं। तो सो एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू लर्न हिज जॉब एंड टू बिकम इफिशिएंट। किसी भी एम्प्लॉय को समय लगता है अपने जॉब को सीखने में और उसमें कुशल बनने में। जैसे कल को अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए किसी भी चीज का, ठीक है, जैसे अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, कल को मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिल गया, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे इंटर्न का आइडिया है लेकिन मुझे एसडी का आइडिया नहीं है। तो एसडी का आइडिया जब मैं वहां पे जाऊंगा जॉब करने के लिए तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, है ना, चीजों को पकड़ने में, यानी एक तरह से बोले तो सेटल होने में मुझे टाइम लगेगा, चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, और इफिशिएंट बनने में, यानी कि उसमें कुशल बनने में कुछ समय लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को इतना फेयर इनफ टाइम प्रोवाइड करे कि वो अपने जॉब में सेटल हो सके। सो द एम्प्लॉइज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी बिकॉज इनस्टेबिलिटी लीड्स टू इनएफिशिएंसी। और इसीलिए
जो एम्प्लॉयज है उनके पास जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, यानी नौकरी का सुरक्षा होना चाहिए। बिकॉज अगर इनस्टेबिलिटी होगा, अस्थिरता होगा, तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। तो सक्सेसफुल फिर्म्स यूजुअली हैड अ स्टेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। जो सक्सेसफुल कंपनी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास स्टेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, यानी कि उनके पास इतने एम्प्लॉयज है जो कि स्टेबल है, जो कि ऐसा नहीं है कल को छोड़ के वो जा रहे, वो स्टेबल है, वर्क कर रहे हैं, और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी वो यहीं पे वर्क करते रहेंगे। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ, वो लॉयल बने रहे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो जब आपको किसी को लॉयल बनाना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको ऑफर तो देना पड़ेगा, है ना। तो हमने समझ लिया। तो आई होप आप लोग 12th प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल को भी समझ गए होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या है, ये नाम आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, है ना। इनिशिएटिव बाय महिंद्रा, इनिशिएटिव बाय टाटा। आखिर ये इनिशिएटिव है क्या, इनिशिएटिव का सीधा सा शाब्दिक हिंदी अर्थ है पहल, यानी जो जिसने पहले किया, पहल किया, वही हुआ। तो आखिर इसका मतलब क्या है, सो विदाउट लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ शुड बी इनकरेज्ड टू शो इनिशिएटिव। यानी कि बिना अथॉरिटी और डिसिप्लिन के लिमिट के हर एक लेवल्स ऑफ स्टाफ जो है, यानी कि जिस भी लेवल का स्टाफ हो, इधर वो हाई लेवल का स्टाफ हो या एक छोटा कर्मचारी ही हो, इनकरेज्ड टू शो इनिशिएटिव, उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो पहल कर सके। मीन्स क्या, मैनेजमेंट शुड इनकरेज इनिशिएटिव। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव को क्या करे, प्रोत्साहन दे। मीन्स क्या, दैट इज दे शुड इनकरेज द एम्प्लॉइज टू मेक देयर ऑन प्लान्स एंड टू एग्जीक्यूट दीज प्लान्स। यानी कि उन्हें चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को क्या करे, प्रोत्साहित करे कि वो क्या करे, अपना प्लान खुद से बनाए, और वो खुद से बनाए गए प्लान को एग्जीक्यूट करे, क्रियान्वित करें एक तरह से। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि उनमें एक तरह से बोले तो सेटिस्फेक्शन की भावना जागृत होगी, है ना, वो संतुष्ट होंगे। सो दिस इज बिकॉज एन इनिशिएटिव गिव्स सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज। यस, जो इनिशिएटिव होता है वो एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने खुद से प्लान बनाया और खुद के प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो किसी के भी मन में ये क्या होता है, सेटिस्फेक्शन का एक तरह से फीलिंग जो है वो क्रिएट करता है, एंड ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर ले जाता है। ओके, इट अलाउज द सबऑर्डिनेट्स टू थिंक आउट अ प्लान एंड डू व्हाट इट टेक्स टू मेक इट हैपन। ये सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करता है कि वो एक प्लान को क्रिएट करें और इस प्लान को पूरा करने में जो भी करना पड़े वो करे। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो 13th प्रिंसिपल था स्टूडेंट, दैट इज इनिशिएटिव, वो समझ गए होंगे। ना हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, वो है स्प्रिट दी क्रॉप्स। और इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर, क्योंकि ये जो वर्ड है स्टूडेंट, ये फ्रेंच वर्ड है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो आपके हेनरी फेवल साहब थे वो एक फ्रेंचमैन थे, फ्रांसीसी व्यक्ति थे, तो इसी प्रकार से वो ये वर्ड ट्रांसलेट नहीं हो पाया इंग्लिश में, ज्यों का त्यों रह गया। इसका सीधा सा मतलब है स्प्रिट, टीम स्प्रिट, यानी कि एक तरह से जैसे आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच, जब आप लोग देख रहे होते हैं, अभी आईपीएल का सीजन जैसे चल रहा है, तो बीच बीच में वर्ड बोला जाता है कमेंटेटर के द्वारा कि कितना अच्छा खेल का भावना है, कितना अच्छा टीम स्पिरिट है ना। तो यहाँ पे टीम स्पिरिट से तात्पर्य क्या है कि एक तरह से टीम की भावना, यूनिटी की भावना, कोऑपरेशन की भावना, है ना। तो स्पिरिट दी क्रॉप्स मींस टीम स्पिरिट, सीधा सा मतलब है टीम स्पिरिट होता है इसका मतलब। देयरफॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को चाहिए कि वह एम्प्लॉइज के बीच में यूनिटी यानी एकता की भावना, कोऑपरेशन सहयोग की भावना एंड टीम स्पिरिट को क्या करे, वो क्रिएट करे। दे शुड अवॉइड डिवाइडिंग एंड रूल पॉलिसी। उन्हें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो फूट डालो और शासन करो की नीति, उनसे बचना चाहिए। ठीक है, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पिरिट दी क्रॉप्स है स्टूडेंट, यूनिटी है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बीच में जब यूनिटी रहेगा तो वो किसी भी हार्ड से हार्ड टास्क को इजी वे में, इफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज अ क्वालिटी इन एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। और जो स्पिरिट दी क्रॉप्स है स्टूडेंट, ये हर एक सक्सेसफुल बिजनेस का क्या है, एक क्वालिटी
है। सो ये था आपका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एवरी मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के लिए ये प्रिंसिपल्स क्या है, एक गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, फॉर गेट द नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so the manager must act according to the 14 principles of management in order to reach the goal and create a surplus। तो मैनेजर को ये चाहिए कि वो टास्क को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए एंड टू क्रिएट अ सरप्लस, उससे और अधिक जो हमारा गोल है उससे और ज्यादा टास्क करने के लिए क्या चाहिए उसे, कि वह ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक बार फिर से हम ओवरव्यू ले लेते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क, हमने देखा कि वर्क को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि हर एक लोगों के जो भी एम्प्लॉइज है उनके बीच में वर्क को डिवाइड कर देना है। डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना है कि हर एक डिपार्टमेंट्स का एक अपना अपना टास्क हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक व्यक्ति के पास 4-5 टास्क हो, नहीं, एक डिपार्टमेंट का एक टास्क होना चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉइज होंगे। नेक्स्ट हमने देखा बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अधिकार है और जो जिम्मेदारियां हैं उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिल जाए, पावर मिल जाए, या अथॉरिटी कम हो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए और ये सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा यूनिटी ऑफ कमांड, जो आदेश होना चाहिए वो किसी एक बॉस से मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्टर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, यानी कि सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, किसी एक मैनेजर के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसे हमेशा क्या रखना है, सबऑर्डिनेट में रखना है टू द एज कंपेयर टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमने देखा रिम्यूनरेशन, किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की यह पहचान कि उसका रिम्यूनरेशन पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ना ही हमें कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना है, लेकिन हाँ हमें जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो रखना है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। इस तरह से सेंट्रलाइजेशन करना है और डिसेंट्रलाइजेशन इस प्रकार से करना है कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ अथॉरिटी का यूज कर सके। नेक्स्ट हमने देखा स्केलर चेन, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन है जो वो फ्लो हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्डर हमने देखा कि किस प्रकार से मटेरियल्स को या पीपल को एक सुव्यवस्थित तरीके से रखना है। नेक्स्ट हमने देखा इक्विटी, यानी कि जो मैनेजर हो वो क्या काइंड हार्टेड हो, यानी कि हर एक एम्प्लॉइज के प्रति समान भाव रखे। नेक्स्ट हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो कार्यकाल है कर्मचारी का वो स्थिर हो, ऐसा ना हो कि वो बार बार क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं। इनिशिएटिव हमने देखा पहल को। देन हमने लास्ट में देखा स्प्लिट डी कॉर्प्स, यानी कि क्या होना चाहिए स्टूडेंट, स्प्लिट डी कॉर्प्स में हमने देखा कि एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट की भावना होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टूडेंट, एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट लाइक इट। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।